स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल के बारे में पढ़ा था, मतलब मेजरमेंट ऑफ स्केल के बारे में डिटेल में हमने देखा था। ठीक है, उसमें से जो रेशियो स्केल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है और नॉमिनल स्केल को सबसे उसका लेवल क्या है, सबसे कम है। ठीक है, लोएस्ट लेवल ऑफ स्केल कहा जाता है और रेशियो स्केल है जो, उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथेसिस। अब इसके बाद आता है आपका, हमने सैम्पलिंग पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिए, ठीक है, उसको मेजर करने के टेक्निक्स पढ़ लिए। अब उसके बाद आता है आपका हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? ठीक है, वैसे हम पहले से भी इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते आ रहे हैं, बट इसके बारे में अभी हम आज डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? इन रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट मतलब क्या है? जिसे हम प्रेडिक्ट करते हैं या फिर कोई एक कल्पना करते हैं। ठीक है, कि जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है, एक मतलब कि हमारा एक स्टेटमेंट होगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन हम एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि हम एक क्या करते हैं, आशंका लगाते हैं या फिर एक अपनी एक कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह से हाइपोथेसिस क्या है, हमारे रिसर्च का एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। ठीक है, जिसे हम टेस्ट कर सकें, टेस्टेड यानी कि जिसे हम मेजर कर सकें, ऐसा स्टेटमेंट होता है बाय साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के थ्रू जिसे हम मेजर कर सकें, टेस्ट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं इन रिसर्च। that related to the independent variable to some dependent variable। ठीक है, हाइपोथेसिस किस पे डिपेंड करता है, किसके बेस्ड पे बनाया जाता है, वेरिएबल्स के बेस्ड पे, जो हमारा क्या रहता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रीपोजिशन और सेट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस एक होगा ये जरूरी नहीं है, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो द हाइपोथेसिस इज अ प्रीपोजिशन और सेट ऑफ प्रीपोजिशन एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फेनोमेना either asserted merely as a provisional to guide some investigation। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए, एक प्रीपोजिशन यानी कि एक स्टेटमेंट होगा या सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, मतलब 3-4 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जिसे जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है हमारे अकरेंस को, मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है हमारे रिसर्च में, उसकी क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फेनोमेना, कोई भी घटना का रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, उसको इस तरह से हम टेस्ट करेंगे, उस तरह के सर्कमटेंसेस में हम डालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसका हम प्री एजम्पशन करते हैं। ठीक है, पहले से ही हम उसको क्या करते हैं, सोचते हैं, या काल्पनिक, इसका नाम ही हिंदी में क्या है, परिकल्पना, मतलब पहले से ही कल्पना कर लेना कि उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सेट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है या फिर प्रीपोजिशन है, जिसमें कि एक्सप्लेन करता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फेनोमेना, किसी घटना का रिजल्ट क्या आ सकता है, उसका हम क्या करते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हैं। गाइड टू द सम इन्वेस्टिगेशन, और ये मतलब कि ये क्या करता है, परिकल्पना यानी कि एक कल्पना बनाता है कि इस तरह से हम करेंगे तो आगे इसका रिजल्ट आ सकता है, जो कि हमें क्या करता है, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्शन देता है, गाइड करता है कि हम कैसे कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिससे हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमने परिकल्पना में बनाया है, हाइपोथेसिस में जो रिजल्ट बनाया है, उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए ये गाइड भी करता है। ठीक है, कि कैसे हम इन्वेस्टिगेट करें, क्या मेथड्स हम यूज करें। ठीक है, जिस तरह के आप हाइपोथेसिस बनाएंगे उसी तरह के मेथड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये एक गाइड भी करता है कि आप किस तरह के मेथड फॉलो करें, कैसे इन्वेस्टिगेट करें, जिससे कि आप एक्सपेक्टेड एज अ हाईली प्रोबेबल ऑफ लाइट ऑन द एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। ठीक है, जिससे आपको हाईली प्रोबेबल यानी कि बहुत ज्यादा मिलता जुलता, प्रोबेबल यानी कि जो आपने परिकल्पना की है उसके आसपास, उसके मिलता जुलता रिजल्ट आपको क्या हो सके, इस्टेब्लिश हो सके, इसके लिए ये क्या करता है, गाइड भी करता है। ठीक है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रीपोजिशन है या सेट ऑफ प्रीपोजिशन है, जिस जो हमें जो क्या एक्सप्लेन करता है कि किसी घटना का क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है,
और ये गाइड भी करता है कि हम उसे किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें, जिससे कि हमने जो कल्पना की है या जो मतलब कि अपने दिमाग में एक अजम्पशन बनाया है उसके आसपास के रिजल्ट तक हम पहुंच सकें, उसके लिए क्या करता है, गाइड भी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। क्लियर है हाइपोथेसिस क्या है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। अब हाइपोथेसिस, it is possible to conduct research without creating hypothesis। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये कि क्या हाइपोथेसिस बनाए बिना हम रिसर्च कर सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस इज नॉट एसेंशियल फॉर स्टडी। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाना एसेंशियल नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसके नीचे जो है ये ज्यादा क्लियर होता है। वन कैन कंडक्ट अ वैलिड इन्वेस्टिगेशन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ फॉर्मल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब कि एक फॉर्मल हाइपोथेसिस जो हम थीसिस में लिखते हैं या फिर जो हम सिनॉप्सिस में लिखते हैं, ऐसा हाइपोथेसिस बनाए बिना भी कोई इंसान या फिर कोई रिसर्चर जो है वो रिसर्च कर सकता है। ठीक है, इस वर्ड को समझिएगा, फॉर्मल हाइपोथेसिस, मतलब कि जिसे हम सिनॉप्सिस में लिखते हैं, ऐसा हाइपोथेसिस बनाए बिना वो कर सकता है, लेकिन उसे इनफॉर्मल हाइपोथेसिस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इनफॉर्मल हाइपोथेसिस मतलब अपने माइंड में एक एजम्पशन करना ही पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट तक पहुंच सकता है। भले ही वो लिखे या ना लिखे वो अलग की बात है, वो बात की बात है, बट उससे क्या करना पड़ेगा, एक इनफॉर्मल यानी कि अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस बनाना ही पड़ेगा, जिससे कि वो रिजल्ट तक या एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये मेन है कि एक फॉर्मल हाइपोथेसिस बनाए बिना या फॉर्मल हाइपोथेसिस लिखे बिना हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन माइंड में हमें एक इनफॉर्मल हाइपोथेसिस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने इसको आप लोग को बताया। मैम इसको हम रिसर्च डिजाइन के रूप में कह सकते हैं, मतलब एक हाइपोथेसिस हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगी, वो प्रॉपर हम उसको लिखेंगे, बट एक ऐसी हाइपोथेसिस होगी जिसको हमें ये पता करना, मतलब उसमें हमारे माइंड में कब होगा कि हमें ऐसा करना है या हमें ऐसे अपना सिनॉप्सिस या जो भी हाइपोथेसिस बनाना है, वो इनफॉर्मल हो जाएगा। हाँ, मतलब कि जो आप फॉर्मल हाइपोथेसिस बनाते हैं वो कभी ऐसा होता है कि आप बिना हाइपोथेसिस बनाए भी अपना रिसर्च पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जो हम थीसिस में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप हाइपोथेसिस मतलब आपके दिमाग में कुछ कल्पना है ही नहीं तो हम रिसर्च कैसे करेंगे। रिसर्च का मतलब ही है कि कोई हमारे दिमाग में प्रॉब्लम आया, तो उस प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पहले अपने दिमाग में आएगा। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे पास लाइट नहीं था, बच्चे कैंडल से पढ़ते थे या फिर सारे मतलब कि हम कैंडल का ही यूज करते थे, किसी के दिमाग में आया होगा कि हम ऐसा कुछ चीज बना सकते हैं जिससे कि लाइटिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, वो उसके दिमाग में आया, एक प्रॉब्लम अराइज हुआ, तो उसके दिमाग में जब ये आया होगा तो उसके दिमाग में ये भी तो आया होगा कि कैसे हम उसको बनाएंगे। मतलब कि सबसे पहले लाइट ही उसने थोड़ी बना दिया होगा, उसने सोचा होगा कि क्या करें, क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो पहले उसके माइंड में हाइपोथेसिस आया होगा कि हाँ इस तरह से कोई लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ मतलब कॉइल वगैरह को जोड़ के हम बना सकते हैं करके। ठीक है, तब उनके दिमाग में जब आया तो उसको उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। मतलब कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ एक परिकल्पना होती ही है, जिसे ही हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम बिना हाइपोथेसिस बनाए रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि आप हाइपोथेसिस बिना लिखे, मतलब कि अपने रिसर्च के जो थीसिस देते हैं या सिनॉप्सिस देते हैं उसमें बिना लिखे आप कर सकते हैं, बट आपके माइंड में कोई ना कोई तो इनफॉर्मल हाइपोथेसिस होगा ही। क्लियर? क्लियर है क्या? यस मैम। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज बताया कि वाई हाइपोथेसिस इज इम्पोर्टेंट, हाइपोथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज लाइज इन देयर एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग डायरेक्शन, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा, शुरू में जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो क्या है, एक डायरेक्शन देता है हमें कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, उसके लिए एक डायरेक्शन देता है। स्पेसिफिसिटी यानी कि स्पेसिफिक करता है अपने रिसर्च को, पहले जो रिसर्च हुआ है या अभी जो रिसर्च हो रहा है उससे आपका रिसर्च कितना स्पेसिफिक है, क्या अलग है उसमें। ठीक है, तो वो स्पेसिफिसिटी भी आपको हाइपोथेसिस ही आपका देता है। ठीक है,
और दूसरा क्या है, तीसरा कि फोकस करते हैं हम एक पॉइंट पे, ठीक है। जब हमारे पास एक कल्पना रहती है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। जब मान लीजिए आप बाइक लेके घर से निकले, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ नहीं है कि कहाँ जाना है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में है कि हमें अपने घर से निकल के स्कूल ही जाना है या कॉलेज ही जाना है, तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो एक हाइपोथेसिस क्या करता है, हमें एक फोकस देता है कि हमें इसी डायरेक्शन में आगे जाना है, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि हाँ, सूर्य नमस्कार से ओबेसिटी कम होगी, तो हम सूर्य नमस्कार कराएंगे तो सिर्फ ओबेसिटी को ही देखेंगे। अब उसमें मेंटल हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके मतलब कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन सब चीजों पे होगा, इफेक्ट्स तो हो सकते हैं उनके भी, लेकिन हमारा रिसर्च किसको देख रहा है, सूर्य नमस्कार एंड ओबेसिटी को। तो हमारा फोकस किस में होगा, सूर्य नमस्कार एंड ओबेसिटी में ही होगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो वो हमें क्या देता है, फोकस देता है, स्पेसिफिसिटी देता है, मतलब कि दूसरे से हमारा क्या अलग है, और एक डायरेक्शन भी देता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। इसलिए क्या है कि हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई हाइपोथेसिस इज इम्पोर्टेंट, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को ये सब याद रखने पड़ेंगे कि हाइपोथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Hypothesis is important is to researcher to collect a specific information for which the study has been conducted, ठीक है। मतलब कि हाइपोथेसिस जब हमारे पास रहता है या ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस हमारे पास रहता है, तो हमें एक मतलब कि क्लियरेंस रहता है कि हम किस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या कलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास हाइपोथेसिस नहीं है, आप किसी फील्ड में गए, वहां पे आपने बाकी सब चीज कलेक्ट कर ली, लेकिन जो आपको करना था या जो आपके रिसर्च के लिए जरूरी था, उन चीजों के बारे में आपने फोकस ही नहीं किया, ठीक है। तो एक हाइपोथेसिस क्या करता है कि आपको एक फोकस देता है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आपको एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो इसलिए हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें आते हैं, जैसे कि उस दिन आप लोगों ने देखा था ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं, तो उसी तरह से हाइपोथेसिस किसे कहते हैं या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे उसमें 2-3 चार पांच दे दिए रहेंगे, जिसमें से कुछ हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंस होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो उसको आपको मतलब कि अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं है। नेक्स्ट, चलिए अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो क्या है, हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट, छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लंबा चौड़ा एक पेज का हाइपोथेसिस लिख रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि छोटा, उसके वर्ड्स छोटे होने चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए आपका हाइपोथेसिस। If the hypothesis is not clear and precise, the inference drawn on its basis cannot be taken as reliable, ठीक है। इन्फेरेंस का मतलब बता सकते हैं, इन्फेरेंस मतलब क्या है, इन्फेरेंस मतलब क्या समझते हैं। Am I audible to all of you? यस यस मैम, बट मैम इन्फेरेंस का मैम मतलब नहीं पता मैम। ठीक है, इन्फेरेंस मतलब होता है अनुमान, जो हम अनुमान प्रमाण ये पढ़ते हैं ना। यस मैम, हाँ हम दर्शन के परिपेक्ष में कह सकते हैं। हाँ, तो इन्फेरेंस मतलब कि अनुमान, जो भी हम अनुमान निकालते हैं या कल्पना करते हैं कि इसका ये रिजल्ट आ सकता है, तो जब आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्लियर और प्रिसाइज नहीं रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप अनुमान निकालेंगे वो भी रिलायबल नहीं होगा। रिलायबल मतलब एक्यूरेट, कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि वो सही है या नहीं, विश्वसनीय है या नहीं, ये हम मतलब कि क्लियर नहीं कह सकते। जिस इन्फेरेंस, जो आपका इन्फेरेंस है या फिर जो आपका हाइपोथेसिस है वो क्लियर या प्रिसाइज नहीं है, तो उसके अनुसार पे जो आप अनुमान लगा रहे हैं वो विश्वसनीय है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। विश्वसनीय हो भी सकता है कभी किसी कंडीशन पे और विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, रिसर्च हमें ऐसे करना है जिसे हम क्या कर सके, मेजर कर सके।
ठीक है, ऐसा कोई भी चीज या ऐसे कोई भी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें नहीं लेना है जिसको हम मेजर ही ना कर सकें। तो हाइपोथेसिस जब भी आप बना रहे हैं तो वो क्लियरली या वो कैपेबल हो जिससे कि आप उसे मेजर कर सकें। ठीक है, ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तीसरा क्या है कि हाइपोथेसिस शुड टेस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या करे, जो आपने वेरिएबल लिया है उन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं उसको टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उनमें वो देखना चाहिए कि उनके बीच में रिलेशन है या नहीं। आप वेरिएबल कुछ और लिए हैं, हाइपोथेसिस में कुछ और कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वही स्टेटमेंट होना चाहिए जो वेरिएबल आपने लिए हैं। इफ इट हैपन टू बी रिलेशनशिप हाइपोथेसिस, क्या इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है वही वेरिएबल के थ्रू आपको हाइपोथेसिस बनाना है, अगर अदर कोई वेरिएबल नहीं लेना है। ठीक है, जो भी हमने वेरिएबल अपने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अपने रिसर्च के लिए चूज किए हैं, उन्हीं वेरिएबल को लेकर के हमें अपना हाइपोथेसिस बनाना होता है। ठीक है, hypothesis should not be limited in scope and must be specific। ठीक है, मतलब एकदम लिमिटेड भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने बहुत छोटा दायरा ले लिया एकदम, कि महाराष्ट्र के किसी इसी गांव में कितने मतलब कि स्कूल के बच्चों पर कुछ कुछ ऐसा रिसर्च ले लिया, तो ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप हो गया, इतना कम लिमिटेड हो गया कि इसे हम कहीं भी जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो एकदम आपका जो हाइपोथेसिस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड भी नहीं होना चाहिए, उसका स्कोप बहुत ज्यादा लिमिटेड यानी कि मतलब कि नैरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा वाइड होना चाहिए, बट इतना भी वाइड नहीं होना चाहिए जिसे हम मेजर ही ना कर सकें। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नैरो भी आपका हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए। इसका इस लिमिटेड स्कोप का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि जहां आप पॉपुलेशन ले रहे हैं वो ऐसा हो कि आप उसको जनरलाइज कर पाए। ठीक है, या आप ये कहें कि महाराष्ट्र के इस जिले के इस गांव में क्या चीज हो रही है, पानी की व्यवस्था है या नहीं कैसी, तो उस पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो बहुत नैरो स्टेट मतलब कि उसका स्कोप कैसा हो गया, बहुत लिमिटेड हो गया कि एक छोटे से गांव में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस गांव के और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वहां पे पानी नहीं पहुंच रहा है ना। तो वो मतलब कि क्या है, उसको फिर आप बाद में रिसर्च करने के बाद वो जो आपका रिसर्च है वो दूसरे लोगों के लिए जनरलाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसा भी लिमिटेड स्कोप नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कि जितना आप कर पा रहे हैं उतना होना चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद मोस्ट नोन फैक्ट। ठीक है, जैसे हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तो एकदम अननोन फैक्ट्स पर हम नहीं बनाते। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में जैसे हमने पढ़ा था तो वो क्या है, नोन फैक्ट पे ही हमें हाइपोथेसिस बनाना होता है, मतलब पहले उस पे क्या रिसर्चेस हुई हैं, इसीलिए लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले का स्टेप क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है ना। तो जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो वो नोन फैक्ट पे होना चाहिए, उसके विषय में कुछ जानकारियां या उसके विषय में कुछ लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए जिसको आप आगे जाके क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, तो नोन फैक्ट उसमें कुछ होना चाहिए। और इट शुड हैव एम्पेरिकल रेफरेंसेस। एम्पेरिकल यानी कि स्व अनुभव के कुछ रेफरेंसेस आपको क्या है उसमें को लेकर के आपको हाइपोथेसिस बनाना होता है। क्लियर, ये सब हाइपोथेसिस के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं। ओके, नेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं कि हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली अगर हम देखें तो क्या है, हाइपोथेसिस दो टाइप का होता है। एक तो नल हाइपोथेसिस जिसे नॉन डायरेक्शन भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं देते। नल यानी कि जीरो, जिसमें कि कोई, हमने एक कोरिलेशनल रिसर्च पढ़ा था, याद है आप लोग को, कोरिलेशन। यस मैम। उसमें उसके 3 टाइप्स थे, याद है? यस मैम। क्या मैम क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये जस्ट सिमिलर है हमारे हाइपोथेसिस से। जीरो कोरिलेशन यानी कि नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर है? अब देखिए इसको देखते हैं। मैम एक बार मैम ये आपने जो लास्ट वाली लाइन बोली आप एक बार इसको दोबारा रिपीट कर पाएंगे? कौन सा?
मैम ये अभी आपने कहा ना कि मतलब जीरो मतलब नल हाइपोथेसिस, देन उसके बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ, सेंस में आपने अभी। अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइपोथेसिस को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेंगे। ओके मैम। If one can have compare method A with method B about its superiority, and if we proceed on the assumption that both methods are equally good, then this assumption is termed as null hypothesis. ठीक है, मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक मेथड A है और कोई मेथड B है। ठीक है, मान लीजिए हम मान रहे हैं कि योगा है एक में और एक में क्या है, जिम है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं एक जो ग्रुप है, एक जो मेथड है वो क्या है, जिम है, और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, योगा है। ठीक है, तो हमारे पास मेथड है योगा एंड जिम। तो योगा और जिम को हम इस तरह से ले रहे हैं कि योगा और जिम करने वाले लोगों में कोई भी विषमताएं नहीं होती, मतलब कि दोनों के इफेक्ट क्या है, समान है। ठीक है, दोनों का जो इफेक्ट है वो समान है इस तरह से, या कोई भी इसमें असमानता नहीं होती है। जो योगा करते हैं और जो जिम करते हैं उनमें कोई भी असमानता नहीं होती है, उनमें हेल्थ से लेके या फिर किसी भी एक एस्पेक्ट्स को लेके हम बोल रहे हैं कि उनमें कोई भी असमानता नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, योगा को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितना जिम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने एक नल हाइपोथेसिस बनाया है कि योगा और जिम करने वाले लोगों में कोई असमानता नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे जाके मेजर करेंगे। योगा वाले कुछ मतलब सैंपल लेंगे, कुछ जिम वाले सैंपल लेंगे, उनके हेल्थ कंडीशन को देखेंगे कि क्या उनमें इफेक्ट है। फिर उसके बाद हम बाद में जाके एक हमने एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस के थ्रू बनाया कि इसमें कोई असमानता नहीं होती है। लेकिन बाद में हम जाके फिर क्या करेंगे, इसको अगर दोनों में कोई असमानता नहीं है तो हमारा जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्रूफ हो जाएगा कि दोनों में कोई भी असमानता नहीं होती है। लेकिन आगे चल के हमने देखा, रिसर्च किया, मेजर किया, तो पता चला कि जिम ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू योगा। तो क्या हो गया, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, या यहीं पे ये भी आ गया कि योगा ज्यादा इफेक्टिव है, जिम कम इफेक्टिव है, तो भी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पे बनेगा कि योगा है वो जिम से ज्यादा अच्छा है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो बनता ही है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनता है, वो क्या बनता है, बाद में बनता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है कि इतने सारे उसमें रिसर्चर हो गए होते हैं, तो इसलिए हम उसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस पहले ही बना देते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो ह्यूमैनिटी या इस तरह की योगा वगैरह के जो उसमें है, तो ज्यादातर हम नल हाइपोथेसिस ही लेते हैं। क्लियर है, नल हाइपोथेसिस समझ में आया क्या आप लोग को कि क्या है? मैम मैम अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो रिजल्ट के बाद बनता है, क्योंकि हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया था वो हमारा फेल हो गया, तो हमने अपने रिजल्ट को सही करने के लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपनाया जो रिजल्ट के बाद सामने आया। उससे पहले हमारे पास नल हाइपोथेसिस ही था। हाँ, ऐसा नल हाइपोथेसिस के कंडीशन में कह सकते हैं, बट कभी-कभी इसके आगे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखेंगे तो समझेंगे कि क्या है। ये नल हाइपोथेसिस आपको समझ में आया ना, नल मतलब कि हम दो मेथड कोई ले रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि योग सूर्य नमस्कार का ओबेसिटी में कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया। अगर हमने यहीं पे कहा कि सूर्य नमस्कार का ओबेसिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट है, तो ये क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया। ठीक है, यही अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया। क्लियर है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अगर हम उसमें कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं। मैंने शुरू में ही कहा ना कि नल हाइपोथेसिस क्या है, नॉन डायरेक्शन है, जिसे हम कोई भी डायरेक्शन नहीं देते, ना हम उसे नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं और ना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जीरो में। कोई भी उसमें रिलेशन नहीं है। जब इस तरह का हम करते हैं तो वो क्या होता है, नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, यस मैम। क्लियर ऑल ऑफ यू? देखिए यही बोल रहे हैं, नो डिफरेंस नो रिलेशनशिप। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दो वेरिएबल हमने लिया है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी के अपोजिट, एज अगेंस्ट दिस,
ठीक है। इसी के अपोजिट या अलग में क्या है, वी मे थिंक दैट द मेथड ए इज सुपीरियर और मेथड बी इज इंफीरियर, देन दिस इज टर्म एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने शुरू में ही ये क्या कर लिया, एक एजम्पशन कर लिया कि योगा है वो जिम से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हमने शुरू में ही ये हाइपोथेसिस बना दिया कि योगा जिम से ज्यादा अच्छा है, तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा एक अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्या चीज होता है, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तभी बना सकते हैं जब उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस हो। ठीक है, उस पे पहले से अगर रिसर्चेस हो चुके हैं, उस जिस वेरिएबल पे हम रिसर्च कर रहे हैं उस वेरिएबल्स पे अगर पहले से रिसर्चेस हो चुके हैं, उससे रिलेटेड, उससे आगे हम जा रहे हैं, तभी हम उस पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, योगा और जिम पे अगर पहले रिसर्च हो चुका है और उसके पॉजिटिव रिलेशनशिप आए हैं, मतलब कि योगा का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आया है, तभी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आप किसी भी कंडीशन में बना सकते हैं, जब आप उस वेरिएबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तब हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें उसके बारे में प्रॉपर पता है, मान लीजिए पहले से रिसर्च हो चुका है कि योगा का जिम से ज्यादा अच्छा इफेक्ट है, तब आप वहां पे नल हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, क्योंकि उस पे रिसर्च पहले से ही हो चुका है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना तब हम बनाते हैं जब हमें उसके बारे में प्रॉपर एविडेंस हमारे पास होता है, तभी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्लियर है? यस मैम। नल एंड मैम अल्टरनेट। एक बार और, अल्टरनेटिव एक बार और। अच्छा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब कि हम किसी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में उसे देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि पैरासिटामोल का हेल्थ पे या मानव शरीर पे सही इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में हमने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया कि पैरासिटामोल का बॉडी पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर दूसरा हम पॉजिटिव की तरफ देखें तो क्या है कि यही जो योगा का जो है ओबेसिटी या फिर डायबिटीज पे अच्छा इफेक्ट है या पॉजिटिव रिजल्ट है, तो ये क्या हो गया, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम उसका रिलेशनशिप दे रहे हैं कि अच्छा इफेक्ट आ रहा है उसका, योगा का डायबिटीज पे अच्छा इफेक्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, योगा का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये आप नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आपका अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कब बनाते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होता है। ठीक है, उस पे ऑलरेडी पहले पे से रिसर्च हो चुका है। इट मींस आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं वो पॉजिटिव ही होगा, तो वो जो आप रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अदरवाइज जब आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो इट्स ओके। नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है कि आपने बोला जिम और योगा का सेम इफेक्ट है, तो एक तरह से अगर आपका नल हाइपोथेसिस, वैसे तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाय चांस अगर आपने नल हाइपोथेसिस बनाया है और वो एक्सेप्ट हो गया तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया है और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रॉपर एविडेंसेस पे बनाया है। क्लियर है? ओके मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं, यहाँ पे दो टाइप्स के एरर बताए जाते हैं। ठीक है, एरर यानी कि बेसिकली ये रिलेटेड है, आपके हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड है। एरर का मतलब समझते हैं, एरर मतलब मैम जैसे सैम्पलिंग में कोई एरर आ जाए और उस एरर को कम करने के लिए हम जो हमारे सैम्पलिंग की जो क्वांटिटी होती है उसको हम बढ़ा देते हैं, तो एरर कम हो जाता है। तो वैसे ही हाइपोथेसिस पे भी कुछ एरर आ जाते होंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से गलती कहना चाहिए, एरर में कुछ एरर आ रहे हैं, यानी कि कुछ गलती हो रही है ना?
डिजाइन अच्छा नहीं बनाया होगा, हमने अच्छा नहीं सोचा होगा कि हमारा मतलब एक हमारा सही पाथ नहीं रहा होगा। कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की है जिसकी वजह से उसमें कुछ मतलब कि एरर आ रहा है, सही मेजरमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर्स हैं कुछ हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस इज एन assumption दैट मे प्रूव टू बी अर्लियर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, या तो हाइपोथेसिस को हम करेक्ट प्रूफ करते हैं या फिर इनकरेक्ट। नल हाइपोथेसिस है तो उसे इनकरेक्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो उसे क्या करते हैं, करेक्ट प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक परिकल्पना है जिसे या तो हम करेक्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या फिर इनकरेक्ट, गलत या सही प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, it is possible to arrive at an incorrect conclusion about an hypothesis for a variety of reason। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाइपोथेसिस का इनकरेक्ट रीजन कंक्लूजन भी निकले। ठीक है, जो सही कंक्लूजन नहीं है ऐसा कंक्लूजन निकल सकता है, किसकी वजह से, कोई कई सारे रीजन हो सकते हैं, वेराइटी ऑफ रीजन, अलग अलग रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसका इनकरेक्ट कंक्लूजन निकले, गलत कंक्लूजन निकले, गलत निष्कर्ष निकले। ठीक है, इनकरेक्ट कंक्लूजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस में बी ड्रॉन। क्यों कब इनकरेक्ट कंक्लूजन निकलता है, गलत निष्कर्ष निकलता है, द स्टडी डिजाइन सेलेक्टेड इज फॉल्टी। कब हमारा इनकरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा, जब हमने गलत स्टडी डिजाइन सेलेक्ट किया है। ठीक है, हम जब स्टडी डिजाइन पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था कि प्रॉपर स्टडी डिजाइन होना जरूरी है, किस तरह का आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें किस तरह के डिजाइन आपको यूज होना है, ये जरूरी है कि आपको मतलब कि प्रॉपर स्टडी डिजाइन आप सेलेक्ट करें। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है कि हमने गलत स्टडी डिजाइन या फॉल्टी स्टडी डिजाइन हमने अपने रिसर्च के लिए चूज किया है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इनकरेक्ट कंक्लूजन निकल सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सैम्पलिंग प्रोसीजर एडॉप्टेड इज फॉल्टी। ठीक है, या तो हमने गलत तरह से सैम्पलिंग की है, जो भी हमने सैम्पलिंग टेक्निक यूज किया है, सैम्पलिंग प्रोसीजर लिया है, वो गलत हो सकता है, जिसकी वजह से कंक्लूजन क्या हो सकता है, इनकरेक्ट निकल सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो हमने डाटा कलेक्शन करने के लिए जो मेथड चूज किया है, आगे हम देखेंगे डाटा कलेक्शन क्या कैसे करते हैं, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। तो वो जो जो डाटा कलेक्शन हमने लिया है वो अगर गलत होगा तो भी हमारा क्या है, कंक्लूजन गलत निकल सकता है। ठीक है, या हमने हो सकता है स्टैट्स वगैरह लगाने के लिए, मैथमेटिकल टूल या एनालिसिस करने के लिए हमने गलत यूज किया हो। ठीक है, मैथमेटिक्स गलत लगाया हो तो उसकी वजह से भी कंक्लूजन गलत निकल सकता है। ठीक है, द स्टैटिकल प्रोसीजर अप्लाइड इज इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, कोई भी हमने स्टैटिकल प्रोसीजर जो अप्लाई किया है वो सही नहीं होगा, इसकी वजह से भी आपका क्या हो सकता है, एरर आ सकता है या फिर गलत कंक्लूजन निकल सकता है। ठीक है, ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपने जो हाइपोथेसिस का रिजल्ट सोचा था या जो आपने एक एजम्पशन किया था वो गलत हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे दो टाइप के एरर बताए जाते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, दो तरह के हमारे पास एरर होते हैं जिसे हम टाइप 1 एंड टाइप 2 कहते हैं। हेंस इन ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द हाइपोथेसिस टू टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर। ठीक है, दो तरह के एरर हो सकते हैं। पहला क्या है, टाइप 1 एरर, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज नोन एज टाइप 1 एरर। ठीक है, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू था। ठीक है, नल हाइपोथेसिस सही था फिर भी आपने क्या है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट क्या होता है कि जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया है वो रिजेक्ट करने के लिए ही होता है। ऐसा हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, एक रिसर्चर का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया है उसे रिजेक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट ही होता है, ऐसा हमारा माइंडसेट बना हुआ है। लेकिन इन सम कंडीशन ऐसा हो जाता है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है,
मान लीजिए अभी हमने देखा जिम एंड योगा का, ठीक है, हमने एक एजम्पशन बनाया था शुरू में कि जिम एंड योगा में हेल्थ बेनिफिट में कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कि कोई असमानता नहीं है, ठीक है, दोनों में क्या है, समान इफेक्ट आता है। जब जो कुछ लोग जो जिम करते हैं उनका भी हेल्थ कंडीशन वैसा ही होता है, और जो लोग योगा करते हैं उनका भी हेल्थ कंडीशन वैसा ही होता है, ठीक है, हमने ऐसा ही एजम्पशन किया था शुरू में। लेकिन ड्यू टू जब हमने चेक किया तो ये जो हमने एजम्पशन किया था वो सही हो गया, ठीक है, मतलब कि जो भी हमने पैरामीटर्स लिए थे उनके हार्ट रेट या फिर हार्ट वेरिएबिलिटी के बारे में या फिर किसी भी जो भी पैरामीटर हमने वहां पे लिए थे, दोनों में कोई असमानता नहीं है, जो योगा कर रहे थे उनमें भी और जो जिम कर रहे थे उनमें भी, ठीक है, दोनों में क्या था, सेम था। तो हमने क्या किया, लेकिन क्योंकि हमें क्या है, हमारा एक प्री एजम्पशन बना है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके हमने ये बता दिया कि योगा ज्यादा इफेक्टिव है जिम से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइप 1 एरर। क्लियर है, टाइप 1 एरर। यस मैम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन दिस इज इट इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज नोन एज टाइप 2 एरर। मतलब कि इसमें क्या होता है, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो गलत होता है, ठीक है, इसके टाइप 2 के टाइप 1 के जस्ट अपोजिट है ये टाइप 2, ठीक है, टाइप 1 में हम क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस सही होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, टाइप 2 में नल हाइपोथेसिस गलत होते हुए भी हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, टाइप 1 टाइप 2। क्लियर है, टाइप 1 टाइप 2। मैम एक बार टाइप 2 बता दीजिए दोबारा। टाइप 2 में क्या होता है कि जब हमारे पास मान लीजिए यही एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला ही एग्जांपल लिया हमने जिम और योगा का, ठीक है, जिम और योगा का हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा था कि योगा जो है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें कुछ मतलब पता नहीं चला इसमें क्या कंडीशन होता है कि इसमें सैंपल हम इतना ज्यादा ले लेते हैं ड्यू टू सैंपल एरर या फिर किसी और कंडीशन की वजह से हमें ये पता नहीं चलता कि एक्यूरेट रिजल्ट क्या है, तो हम क्या कर लेते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था कि योगा जो है वो ज्यादा बेटर है जिम से, लेकिन फिर भी हमें कुछ कंडीशन सैंपल हमने इतना ज्यादा ले लिया था कि हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों में कोई भी इफेक्ट मतलब कोई भी अंतर नहीं है, दोनों समान है। क्लियर है अभी? यस मैम। ठीक है, ये जो है टाइप 1 एरर, इसे क्या कहते हैं, बिग ब्लंडर या अ ग्रेट मिस्टेक, ठीक है, ग्रेट मिस्टेक कहते हैं इसे, क्योंकि ये कौन करता है, रिसर्चर करता है, रिसर्चर खुद ऐसा करता है, जानते हुए ये करता है, और ये टाइप 2 एरर जो है वो अनजाने में होता है, ठीक है, टाइप 1 एरर जो है वो रिसर्चर जानबूझ के करता है क्योंकि उसे अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना होता है, ठीक है, इसलिए वो अपने डाटा वगैरह में कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ चेंजेस करके वो क्या कर देता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन जो टाइप 2 एरर होता है वो या तो सैंपल की वजह से होता है या फिर रिसर्च डिजाइन की वजह से होता है, जो रिसर्चर नहीं करता या रिसर्चर को भी ठीक से समझ नहीं आता, जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया है उससे कुछ भी क्लियर नहीं होता रहता है, इसलिए वो क्या कर देता है, उसके नल हाइपोथेसिस जो रहता है उसे क्या कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, जबकि वहां पे क्या होना चाहिए, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। याद रखिएगा ये पूछा जाता है, टाइप 1 एरर किसकी वजह से होता है, टाइप 2 एरर किसकी वजह से होता है, टाइप 1 एरर में क्या होता है, टाइप 2 एरर में क्या होता है, ये चीज यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये एक शॉर्ट सा है, देखिए, नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस कर देते हैं, मतलब कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हम उसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, टाइप 1 एरर। समझ में आया?
नल हाइपोथेसिस सही होता है लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या आता है, टाइप 1 एरर आता है। ठीक है, अब उसी चीज को नल हाइपोथेसिस जब आपका ट्रू है उसे रिजेक्ट करना होता है और आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये आपका क्या है, करेक्ट आउटकम है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसे रिजेक्ट करना था, उसे मतलब रिजेक्ट नहीं किया, मतलब क्या कर दिया, उसे फॉल्स है बोल दिया। ठीक है, नल हाइपोथेसिस है उसे फॉल्स बोल दिया तो वो क्या हो गया, करेक्ट आउटकम हो गया। समझ में आया ना, मतलब कि देखिए नल हाइपोथेसिस था, उसे आपको क्या करना था, रिजेक्ट करना था, लेकिन आपने रिजेक्ट नहीं किया तो क्या हो गया, टाइप 1 एरर हो गया। लेकिन नल हाइपोथेसिस है उसे आपको क्या करना था, हाँ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया आपने तो फिर वो क्या हो गया, करेक्ट आउटकम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है दूसरा, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, ऐसा हमने बोला कि नल हाइपोथेसिस वो क्या है, फॉल्स है। तो इसको आपने क्या किया है, जब यहां से आप इसको देखेंगे फेल टू रिजेक्ट, सॉरी यहां से जब आप इसको शुरू में देखें तो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब क्या है, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था। ठीक है, उसके एक मिनट, सॉरी मैं गलत बता रही हूँ यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, पहला देखिए नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ऐसा हमने बोला है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है। टाइप 1 एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस जो रहता है वो ट्रू रहता है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये टाइप 1 एरर बन जाता है। क्लियर है, ये मैम नल हाइपोथेसिस जो था वो सही था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो टाइप 1 एरर हो गया। हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को। यस मैम। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है, इसी से हम दूसरे में चलते हैं। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ऐसा हमने बोला, और फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब कि जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, करेक्ट आउटकम निकल गया हमारा, है ना। मतलब कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है ऐसा बोल रहे हैं और उसे फेल कर दिया तो ये हमारा करेक्ट आउटकम निकल गया। मतलब कि जो उसमें हो रहा था कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है वही चीज हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो क्या हो गया है, ट्रू नेगेटिव हो गया। मतलब कि जो हमने बोला वो हमने क्या कर दिया, कर दिया। क्लियर है, दो स्टेटमेंट क्लियर हुए। ये दोनों क्या है, नल एरर 1 से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, जिसमें पहले में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू रहता है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, टाइप 1 होता है एरर। लेकिन नल हाइपोथेसिस जो है उसे हम ट्रू है और उसे हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आउटकम हो जाएगा। ठीक है, ट्रू नेगेटिव। क्लियर है, मैम इसमें जो सेकंड वाला है वो जो नल हाइपोथेसिस था वो फॉल्स था और हमने जो सोचा था हमने उसको सिद्ध कर दिया परंतु वो नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है मैम। ठीक है, मैम ये एरर 1 की कंडीशन है दोनों। हाँ। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। ठीक है, दूसरे एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स रहता है ना। उसको हम क्या कर लेते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस फॉल्स रहता है जब उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है मतलब कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और हमने भी उसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि वो क्या है, ट्रू पॉजिटिव आ गया जो हमारा आना चाहिए। जैसे हम हर किसी रिजल्ट में करते हैं, क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यही चीज हम इसमें कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, उसे हमने रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हमें चाहिए था वही हमारा क्या हो गया, निकल गया। क्लियर है, मैम सेकंड वाला क्लियर नहीं हुआ, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स तो पुल टू नल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। इज फॉल्स। नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था जिम और योगा का। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या बनाया था कि जिम और योगा के बीच में कोई भी मतलब दोनों समान है, ये क्या है, फॉल्स है। जिम और योगा के जो इफेक्ट हैं वो समान है, ये क्या है, फॉल्स है।
ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है और हमने भी उसे क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो किसे एक्सेप्ट किया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, है ना। तो ये क्या हो गया, करेक्ट आउटकम ट्रू पॉजिटिव। क्लियर अभी? यस मैम। अभी हाँ, अब देखिए इसी में है नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। ठीक है, जिम और योगा में कोई इफेक्ट, कोई समानता नहीं है, सॉरी दोनों की इफेक्ट में कोई असमानता नहीं है, ये हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब जब हम इसको क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, टाइप 2 एरर है ना। यही देखा था ना हमने टाइप 2 एरर में, मतलब कि हमने क्या देखा था, नल हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है, इसका रिजल्ट आना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम सैंपल एरर या फिर किसी की वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, नल हाइपोथेसिस को किसी कारणवश हम रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर कहते हैं। क्लियर है अभी? क्लियर है क्या? मैम थोड़ा मैम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, इसको मैं एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। होता है, जब ये मैंने पहली बार पढ़ा था अपने इसमें, तब मुझे भी लगा था तो कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। देखिए सिंपल से बस एक रिलेशन बनाते हुए चलिए, ये वाला जो लाइन है वो हमारे टाइप 1 का है और ये वाला जो लाइन है वो टाइप 2 का है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ठीक है, जिम और योगा का, इसी एग्जाम्पल से मैं सभी को समझाऊंगी। तो हमने एक नल हाइपोथेसिस बनाया, अपने कॉपी में लिख लीजिए, सभी लोग नल हाइपोथेसिस को लिख लीजिए कि जिम और योगा के इफेक्ट में कोई असमानता नहीं है, ठीक है, सभी अपने कॉपी में लिखिए, जिम और योगा के इफेक्ट में कोई असमानता नहीं है। क्लियर है, लिख लिया सभी ने? यस मैम। अब देखिए पहला क्या है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, मतलब जो आपने हाइपोथेसिस लिखा है जिम और योगा के इफेक्ट में कोई असमानता नहीं है, ये ट्रू है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसे हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू था, सही था, तो क्या बन गया हमारा, टाइप 1 एरर, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब देखिए इसी को जब हम देखते हैं, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसी को हम दूसरे स्टेटमेंट से करके देखते हैं, नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब कि ये एक रिसर्चर की मतलब कि क्या होता है कि वो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब कि जनरली हमारा स्टेटमेंट क्या होता है कि एक रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस को फेल करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, ठीक है, लेकिन वो किसी कारणवश रिजेक्ट नहीं कर पाता है और उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, मतलब कि अपनी गलती को मान करके वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या होता है, ट्रू नेगेटिव होता है। क्लियर है अभी? देखिए पहला स्टेटमेंट तो सभी को क्लियर है, नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर बना, है ना, ये क्लियर है ना सभी को? यस मैम। अब देखिए दूसरा क्या होता है, जनरली जैसा कि हमारा माइंडसेट होता है कि नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है, किसी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ जाना है, ठीक है, लेकिन कारणवश क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू आ जाता है, जो हमने एजम्पशन किया है वो ट्रू आ जाता है और हम उसको फेल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने टेस्ट के
को लेकर, मेजरमेंट टूल को लेकर, रिसर्च डिजाइन वगैरह को लेकर के हम उसको फेल नहीं कर पाए और हमें मजबूरी में उसे क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, मैनिपुलेट करके रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे रिसर्च अपना मतलब वो दिखाता है, ईमानदारी दिखाते हुए उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो क्या हो जाता है, करेक्ट आउटकम को बता देता है कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, मैंने जो रिसर्च किया उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रू नेगेटिव होता है। क्लियर है अभी? यस मैम। ठीक है, मतलब जनरली हम नल हाइपोथेसिस क्या करते हैं, रिजेक्ट करने के लिए ही बनाते हैं। लेकिन कभी ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है, हम में फॉल्ट होता है, रिसर्चर में फॉल्ट होता है, या फिर कोई रिसर्च डिजाइन या फिर मेजरमेंट आपके पास टाइम नहीं है, या फिर सही रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से आप उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए। तो ईमानदारी पूर्वक वो क्या करता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, अपना पूरा डिटेल बताता है, जिस तरह से उसने पूरा किया है उन सारे को वो डिस्क्राइब करता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये नल हाइपोथेसिस जो मैंने बनाया था वही एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ईमानदारी दिखाता है और जो नल हाइपोथेसिस रहता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो क्या होता है, ट्रू नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, अपने जो काम चोरी किया है उसको छुपाने के लिए उसने अपने रिसर्च के में जो रिजल्ट आए हैं उसमें मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देता है। तो ये क्या होता है, एरर होता है। ठीक है, अभी क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ इसी में क्या है, टाइप 2 एरर में हम देखते हैं क्या होता है। टाइप 2 एरर में देखिए, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, मतलब नल हाइपोथेसिस गलत है। जो आपने जिम और योगा के लिए जो नल हाइपोथेसिस बनाया है वो गलत है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसा दूसरे कंडीशन में इसमें हुआ था, रिजेक्ट गलत है और उसको रिजेक्ट कर देता है, तो क्या हो जाता है, उसका सही निकल जाता है, जो हमें रिजल्ट लाना चाहिए था। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके जो हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था वो हमारा आ गया सही रिजल्ट। ठीक है, इसी में दूसरा कंडीशन क्या बनता है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन उसे रिजेक्ट नहीं कर पाता है एक रिसर्चर ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो सैम्पलिंग का रीजन हो सकता है, चाहे और कोई रीजन होता है, और वो उसको क्या कर लेता है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस को जब वो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होता है, तब ये क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम जो सेकंड टाइप 2 एरर है वो फॉल्स होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, हाँ, जिस वजह से जो ट्रू है उसको वो एक्सेप्ट करता है और उसने जो भी करा था वो सेकंड एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है मतलब। यस यस, ठीक है, मतलब इसमें गलती से मतलब गलती से कहें उसको करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है, आपके पास 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, और आपको अपना रिजल्ट लेके आना है, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप दोबारा से उतने सारे रिसर्च दोबारा से दोहराएं। ठीक है, तो रिसर्चर प्रेशर में आके या फिर गलती से वो क्या कर लेता है, उसको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ये उसकी ईमानदारी होती है, अदरवाइज वो मैनिपुलेट वगैरह करके यहाँ पे जा सकता था, लेकिन ये रिसर्चर की ईमानदारी होती है कि उसको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन नल हाइपोथेसिस सही नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स टाइप 2 एरर बोलते हैं। इसी को फॉल्स नेगेटिव या फिर बीटा, ये भी पूछा जाता है। बीटा किसे कहते हैं, टाइप 1 को अल्फा कहते हैं, टाइप 1 एरर को अल्फा कहते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को, एरर 1 एरर 2? यस मैम। ओके, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि, तो इसको आप लोग क्लियर रखिएगा और एक दो बार इसको पढ़िएगा, कहीं बुक से भी पढ़ सकते हैं, इन दोबारा से वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है,